तो मैं बात कर रहा था कि ये लाला भाई ने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे आपके पास आके हाज़िरी दूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आपसे मुलाकात मेरी हो गई। पुलिस का काम मेरी अभी सर्विस 30 ईयर से प्लस हो गई, और मैंने ये देखा कि पुलिस वाला आधा साफ़ी होता है, और इसी तरह से मैंने देखा है कि जो रिपोर्टर है, जो मीडिया से जिनका ताल्लुक़ है, वो आधा पुलिस वाला होता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है कि हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, और हमारा मतलब एक दूसरे के साथ जो कॉम्बिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज इस कॉन्टेक्स्ट में मैं थोड़ा सा उस तरफ भी जाऊंगा कि ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, और हम एज एन सोसाइटी हमें क्या रोल प्ले करना चाहिए, और किस तरह से हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो देख रहा हूँ, और यहाँ पे जिस तरह का डे बाय डे पुलिस डिपार्टमेंट में इम्प्रूवमेंट आ रही है, ये यकीनन आगे बेहतरी का बायस बनेगी। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स को अगर बंदा देखे तो नेचुरली इसमें हम जिस कॉन्टेक्स्ट में आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे यकीन है कि ये पुलिस जो आज मेरिट के बेस पे भर्ती हो रही है, ये पुलिस जो आज बेहतर ट्रेंड हो रही है, ये पुलिस जो आगे जाके जिनके पे एंड पर्क्स प्रिविलेजेस थोड़े से आस्ता आस्ता बेहतर हो रहे हैं, तो हमें आगे जाके इससे उम्मीद करनी चाहिए कि ये पुलिस कैपेबल होगी इंशाल्लाह आवाम के जान और माल के हिफाजत के लिए। लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है, मैं पहले वहाँ से शुरू करता हूँ, फिर आगे अपने एंड पे आपको बताऊँगा कि भाई हम पुलिस में क्या कर रहे हैं। ये एक ऐसा दौर है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया में बहुत सारी इस तरह की इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन चलती हैं। हमारे एंड पे नेचुरली टेररिस्ट भी, क्रिमिनल्स भी, जो मतलब आउट ऑफ क्राइम कमाना चाहते हैं, ये लोग सारे कोशिश ये करते हैं कि किसी न किसी तरह से पुलिस को डिस्क्रेडिट करें। यकीनन हमारे सफ़ों में भी कोई ऐसे लोग हैं जो ऐसा काम करते होंगे जो शायद अप्रिशिएबल ना हो, लेकिन वो उसका ज़ाती फ़ैल है, और उसके ज़ाती फ़ैल को ज़ाती तौर पे क्रिटिसाइज़ किया जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उस बंदे को जिसने गलत काम किया जो लॉ के हिसाब से नहीं है, तो पुलिस डिपार्टमेंट को उसका मॉरल इल्ज़ाम ना ठहराया जाए। आप देखें पुलिस में बहुत सारे ऐसे एक्शन होते हैं जिसमें डिपार्टमेंट एक्शन है। मैं आज भी अगर मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होते मैं आपको दिखाता, आप इसकी जो है ना वो रिसर्च कर लें कि जितना पुलिस महकमे में अकाउंटेबिलिटी है शायद किसी में हो। बहुत सारे लोग पुलिस ऑफिसर्स गलत काम करते हैं तो डिसमिस हो जाते हैं, उनको दूसरी सज़ाएं मिलती हैं, या पुलिस ऑफिसर खुद पुलिस ऑफिसर के ख़िलाफ़ केस रजिस्टर कर रहा होता है कि भाई इसने ये गलत काम किया, और उसी को चालान कर रहा होता है। तो ये एक ऐसा अमल है अकाउंटेबिलिटी का जिसको जितना मज़ीद बेहतर किया जाए और इस अकाउंटेबिलिटी के मेकनिज़म को जितना ट्रांसपेरेंट किया जाए, उससे आवाम में पुलिस के लिए कॉन्फिडेंस ज़्यादा बिल्टअप होगा। हमने कोशिश की कि हम गवर्नमेंट के पास जाएं, उनको कहें कि हमें बजट उतना दें कि कम से कम एक ईमानदार बंदा अगर वो ईमानदारी के साथ काम करना चाहता है तो उसको इतना बजट हो कि वो काम कर सके। ये 75 ईयर्स तकरीबन हो चुके हैं पाकिस्तान को क्रिएट होते हुए। आप देखें हमारे थाने जितने भी थे वो करप्शन के पैसे पे चलते थे। एसपी को बजट मिलता था, लेकिन ज़ाहिर है थाने पे बजट अगर ना हो तो कैसे मतलब ये पॉसिबल है कि वो एक थाना जिसमें नॉर्मली एक ऑर्डिनरी थाने पे 3 से 4 लाख रुपए का महीने का ख़र्चा है, तो बगैर बजट के कैसे चलेगा। तो ये पूरे पाकिस्तान में ये अमल था कि थाने की बजट नहीं था, लेकिन हमने एक प्रपोज़ल बनाया। पहले कराची पुलिस को हमने इस पर लिया और गवर्नमेंट को कहा कि भाई 108 थाने हैं, आप कराची के थानों को बजट दें। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध गवर्नमेंट ने उस प्रपोज़ल को अप्रूव किया। आज कराची के थानों को अपना बजट जो है वो गवर्नमेंट ने दे दी है, और इसी को देख के फिर इस्लामाबाद पुलिस ने उसको देख के फिर
बाकी पुलिस, पंजाब पुलिस ने भी अपने थानों को बजट देना शुरू किया। हमारे इंटीरियर में अभी हमने ये प्रपोज़ल वर्कआउट हम कर रहे हैं कि फ़र्स्ट फ़ेज़ में, क्योंकि हमारे टोटल 618 थाने हैं, तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है। हम चाहते हैं कि जो वो थाने जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें क्राइम ज़्यादा है, वहाँ पे फ़र्स्ट फ़ेज़ में उनको इंटीरियर में भी ये बजट दें। उसका मकसद ये नहीं है कि बजट वहाँ पे जाएगा तो कोई वहाँ पे पुलिस बिल्कुल वेल ऑफ हो जाएगी और काम बिल्कुल 100% मेरिट पे होगा। मैं इस पर क्लेम भी नहीं करता, लेकिन मेरा इसमें इंटेंशन ये है और मेरी टीम का इंटेंशन ये है कि आप कम से कम उन पुलिस ऑफिसर्स को जो बेहतर तरीके से काम करना चाहते हैं, ईमानदारी के साथ काम करना चाहते हैं, आप उनको वो इन्वायरमेंट दें, उस तरह की फैसिलिटेशन दें कि वो वहाँ पे अपना इस तरह से ईमानदारी से काम कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर हम क्राइम फिगर को देखते हैं, हमें क्रिटिसिज्म आती है कराची में ख़ास तौर पे कि भाई स्ट्रीट क्राइम है। स्ट्रीट क्राइम है, लेकिन स्ट्रीट क्राइम को जब कंप्यूट करके इस तरह से बात की जाए कि भाई महीने में 7,000 क्राइम हो गया, महीने में 6,500 क्राइम हो गया। कराची इज़ अ ह्यूज सिटी, मतलब ये बहुत सारे मुल्कों से एक बड़ा, मतलब वो एक एज सच उसकी एंटिटी जो है ना, वो उनकी पॉपुलेशन बहुत सारे मुल्कों से ज़्यादा बड़ी है। तो अगर मैं अपने तरफ से उसको जस्टिफाई करूं कि भाई 7,000 का क्राइम, इसका मतलब ये हुआ कि रोज़ स्ट्रीट क्राइम 250 के करीब होता है हर मतलब दिन, और उसको अगर मैं डिवाइड करूं 108 थानों पे तो 2 क्राइम पर डे के हिसाब से एक थाने जिसकी आबादी तकरीबन कोई 2.25 लाख के करीब है, और उसमें भी मेजॉरिटी जो क्राइम है वो जो 60% है, ओवर 60% है, वो मोटरसाइकिल चोरी का है। तो मैं जस्टिफाई नहीं करना चाहता कि भाई कोई एक क्राइम जिसके साथ ये होता है उसको तो तकलीफ़ होती है, लेकिन ये कह देना कि भाई कराची में डाकू राज है, या ये कह देना कि भाई यहाँ पे बहुत सारी लॉलेसनेस है, ये बात सही नहीं है। हाँ, क्राइम है, हमें मिलके फ़ाइट करना है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कराची में कोई नो गो एरिया नहीं है। लेकिन ये कि इस तरह का स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना वो मुनासिब नहीं है। उस पर क्या होता है, एक बंदा जो आपको देखता है, सुनता है, वो यही इम्प्रेशन बनाता है कि भाई शायद कराची में कोई ऐसी चीज़ है जो मतलब यहाँ पे रहने के काबिल नहीं है। इसी तरह से सिंध के जो कच्चे के हैं, बिल्कुल मसला है। यहाँ पे आप देखें, इसको आप पिछले 20 साल में चले जाएं, यहाँ पे कन्वाइस चलते थे, यहाँ पे रात को लोग नहीं निकलते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे हाईवेज़ कंपैरेटिवली सेफ़ हैं, यहाँ पे कोई कन्वाय सिस्टम नहीं चलता। हैदराबाद से लेके आप डिफरेंट जो भी डिस्ट्रिक्ट्स थे, हैदराबाद हो गया, मटियारी हो गया, आगे आप नौशरा फेरोज़ आ जाएँ, दादू की साइड उस तरफ चले जाएँ, फिर खैरपुर, इवन शक्कर, वो ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पे फ्रीक्वेंट किडनैपिंग्स होती थी। यहाँ पे मतलब ये कि बहुत सारा इशू था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये जो कच्चे का प्रॉब्लम है, किडनैपिंग का प्रॉब्लम है, ये शिफ्ट होके सिर्फ चंद डिस्ट्रिक्ट्स पे रह गया है। और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि जिस तरह की पुलिसिंग हो रही है, और मेरा यहाँ पे आने का मकसद भी ये था कि मैं अपने जवानों से जाके मिलूँ, उनको शाबाश दूँ, उनको इनकरेज करूँ, उनको बताऊँ कि भाई लोग हमारी तरफ देखते हैं, लोग ये समझते हैं कि भाई हम उनको प्रोटेक्शन देंगे। अगर हम इसमें फ़ेल हो गए तो ज़ाहिर है कि फिर यहाँ पे वो लॉलेसनेस की चीज़ हो जाएगी। तो हमें बहादुरी के साथ काम करना होगा। और मुझे बहुत खुशी है कि जिस तरह से मेरे जवानों ने, मेरे ऑफिसर्स ने मतलब अपना रिस्पांस दिया, वो बिल्कुल इस मूड में हैं कि वो कतन इससे घबराते नहीं हैं कि आगे जाके फ्रंट लाइन पे जाके वो डाकुओं को चैलेंज करें। ये जज्बा है जो मैं समझता हूँ कि आगे जाके हमें कामयाब करेगा। अगर ये जज्बा ना हो, डिमोरलाइज पुलिस हो, तो मैंने देखा कि उनका जो अभी कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत अच्छा है। मैंने पूरी कोशिश की है, गवर्नमेंट हर तरह से हमें सपोर्ट कर रही है। सिंध गवर्नमेंट को जैसे जितने प्रपोजल्स मैंने भेजे, अल्हम्दुलिल्लाह उनने कोई एक भी जो है ना शूट डाउन नहीं किया। वो चाहते हैं कि यहाँ पे अमान अमान हो, वो चाहते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड
यहाँ पे इस तरह की पुलिस की एक्टिविटी हो जिससे लोग न सिर्फ सिक्योर हों बल्कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी बिल्टअप हो। लेकिन ज़ाहिर है ये चीज़ें ऐसी हैं जिसमें टाइम लगता है, मेहनत की ज़रूरत है। आप क्लोजली इसको मॉनिटर करते हो, आप इसको देखते हो। आप देखें मतलब हमारे अभी पूरी कोशिश हमारी है कि क्वालिटी ऑफ एसपी जो लगे वो बेहतर से बेहतर लगे। यंग ऑफिसर्स को हम चांस दे रहे हैं, हम उन ऑफिसर्स को चांस दे रहे हैं जो एफर्ट भी करें और अपनी डिस्ट्रिक्ट पुलिस को बेहतर तरीके से चलाएं। उसका नतीजा ये हुआ है कि ज़ाहिर है अभी इस दौर में जब बेरोज़गारी भी हो, महंगाई भी हो, लोग बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, क्राइम को मेंटेन करना और उसके अगेंस्ट रिस्पांस देना एक ये बड़ा चैलेंज है जो हम अभी फेस कर रहे हैं। तो हमने मिल के करना है। एक बात चलती है कि भाई इट इज़ पुलिस वर्सेस क्रिमिनल, इट्स पुलिस वर्सेस टेररिस्ट। ये इम्प्रेशन जो है वो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको आप थोड़ा सा अगर डाइल्यूट करें। इट इज़ नॉट पुलिस वर्सेस क्रिमिनल और टेररिस्ट, इट इज़ अ सोसाइटी वर्सेस क्रिमिनल एंड टेररिस्ट, जिसमें पुलिस भी उसका सोसाइटी का हिस्सा है। हम मिलके काम करेंगे तो यकीनन पुलिस इफ़ेक्टिव होगी। अगर पुलिस अपने अवाम का एतमाद खो दे और वो कह के हम कामयाब हो जाएंगे तो कभी नहीं कामयाब होंगे। तो ये इम्प्रेशन आप लोगों ने इसका बिल्टअप करना है कि जो हमारे अच्छे काम हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे उन गलत कामों को हाईलाइट ना करें, बिल्कुल करें आप, मतलब इससे हमारे एंड पे भी इंफॉर्मेशन पहुंचती है। लेकिन जो अच्छे काम हो रहे हैं, जो अच्छे मतलब पुलिस के एक्शन है, उनको भी आप हाईलाइट उनके साथ करें तो कम से कम लोगों में ये कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो कि हम एज एन सोसाइटी पुलिस जो काम कर रही है वो उनकी सिक्योरिटी के लिए कर रही है और पुलिस इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो जो लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम के चैलेंजेस हैं उसको फेस कर सकते हैं। मैं आपको चंद इनिशिएटिव्स जो पिछले चंद दिनों में हमने लिए हैं, आप देखें इस खित्ते में बल्कि पूरी दुनिया में आप देखें कि नारकोटिक्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ पे एक स्पेशली गुटखा मावा का एक और कल्चर है जो बहुत ज़्यादा फैल गया है और ख़ास तौर पे लोअर सिंध में बहुत ज़्यादा इसकी कंजम्पशन है। पुलिस अपना एफर्ट कर रही है, पुलिस भरपूर जो है ना इस पर क्रैक डाउन कर रही है। आए दिन हमारे वो एक्शंस जो रिक्वायर्ड हैं कि भाई वो करना चाहिए, अगर कोई लोकल पुलिस ऑफिसर नहीं कर रहा तो हम स्पेशल टीम्स बना के वहाँ पे कर रहे हैं और उन पुलिस ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ एक्शन ले रहे हैं जो थोड़े से लीनियंट हैं, जो नहीं चाहते कि भाई इस तरह की एक्टिविटी बंद हो, तो हम उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन ले रहे हैं। तो उससे ये हुआ कि एक ऐसा मतलब इफ़ेक्ट आया है कि बहुत सारी एक्टिविटी जो नारकोटिक्स के रेफरेंस से या गुटखा मावा के रेफरेंस से हो रही थी वो मिनिमाइज़ हो गई है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ख़त्म हो गए, तो हम मिनिमाइज़ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अच्छे केस बने और ये मुलज़मान जो पकड़े जाते हैं इनकी कन्विक्शन हो। अभी जो यार्डस्टिक है फॉर एसपी वो ये नहीं कि उसने कितनी क्वांटिटी नारकोटिक्स की पकड़ी, वो बेशक 50,000 किलोग्राम पकड़ ले, लेकिन मेरे नज़र में वो 50,000 किलोग्राम इम्पॉर्टेंट नहीं है अगर वो मुलजिम को कन्विक्ट ना करा सके। तो अभी इनकी ज़िम्मेदारी ये हमने बना दी है कि वो अच्छा केस बनाए, कोई ऐसा उसमें झोल ना छोड़े और मुलजमान को सज़ाएँ दें। कल मुझे एक एसपी बता रहा था कि हमने जितने भी केसेस किए उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 80% इन लास्ट 3 मंथ्स में कन्विक्ट हुए हैं। तो ये अच्छी बात है कि मतलब नारकोटिक्स जो एक इस क्राइम की जड़ है, क्योंकि वहाँ से लोग अपने कंजम्पशन के लिए जाके पैसा उनको चाहिए, क्योंकि पैसा उनको पास होता नहीं है, तो वो अपनी नारकोटिक्स की कंजम्पशन के लिए जाते हैं और क्राइम कमिट करते हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई ये अगर हम एक्शन करेंगे नारकोटिक्स के ख़िलाफ़ तो उससे क्रिमिनल एक्टिविटी भी कम होगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसमें आप पुलिस का भरपूर ताउन करें। अगर कोई आपको एक्टिविटी ऐसी नज़र आती है तो आप यकीन उसकी निशानदेही करें कि वो जो ख़राब अमल हो रहा है वो उसको हम रोक सकें। हम चाहते हैं कि पुलिस की वेलफेयर हो, क्योंकि पुलिस की वेलफेयर के बगैर कुछ नहीं होता। इसमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। लास्ट बजट में गवर्नमेंट ने उनकी पे राइज़ की
अभी इस दफ़ा हमने कहा कि भाई हमें जो हमारे फ़ाइट करते हैं लोग, अंदर जाते हैं, कमांडोज जाते हैं, उनकी आप तनख्वाह बढ़ाएं। तो उन्होंने एक स्पेशल पैकेज जो हमने सबमिट किया उसको अप्रूव किया, और उसमें हम जो भी अभी रिक्रूटमेंट करेंगे या जो फिट हैं लोग, उनको आरआरएफ जो हमारी रैपिड रिस्पांस फोर्स है जिसने बड़ा अच्छा काम किया, और जब भी कोई टेररिज्म का इंसिडेंट हुआ तो आप देखेंगे आरआरएफ ने बड़ा अच्छा रिस्पांस किया। और अभी भी जो हमारे लोग वहाँ पे फ्रंट लाइन पे बचे में हैं वो आरआरएफ के लोग हैं। तो वो गवर्नमेंट ने उसकी स्ट्रेंथ को डबल कर दिया। अभी हम उसकी लोकल पुलिस जो पहले फिट है आरआरएफ के रेफरेंस से, हम उनको इंडक्ट कर रहे हैं। रिमेनिंग को हम जो है ना वो रिक्रूटमेंट करेंगे जो इंशाल्लाह जल्दी शुरू हो जाएगी। हमने गवर्नमेंट को कहा कि भाई हमारी काफ़ी सारी वैकेंसीज़ पड़ी हुई हैं, आप हमें इन वैकेंसीज़ पे इजाज़त दें कि रिक्रूटमेंट करें। पिछले कोई 1.5 साल में हम 14,000 के करीब नए पुलिस ऑफिसर्स को रिक्रूट कर चुके हैं। 5,000 मज़ीद जो है वो उनकी एडवर्टाइजमेंट हो चुकी है, और बाकियों की जो है ना 5,000 की हम नेक्स्ट फेज़ में करने जा रहे हैं। क्योंकि हमारे ज़ाहिर एक बंदा रिक्रूट होता है तो फिर ट्रेनिंग भी होती है, तो ट्रेनिंग के लिए एक स्पेस है जो लिमिटेड है। तो जैसे ही ये मतलब ट्रेनिंग से फारिग होते जाएंगे तो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस भी चलता रहता है। तो जो शॉर्टेज ऑफ मैन पावर है वो मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट 2 साल में ये ख़त्म हो जाएगा। बीच में कोविड आया, कोविड की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन अभी जिस तेज़ी के साथ ये रिक्रूटमेंट हो रही है। और एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूँ कि जो लोग अभी पुलिस को ज्वाइन कर रहे हैं, आपको पता है कि थर्ड पार्टी अभी कर रही है, पीटीएस पहले थी, अभी आईबी सक्खर उसको कर रही है। तो हमारा रोल एज एन उसको सुपरवाइज़ करना है, उनको कोऑर्डिनेट करना है। सारी रिक्रूटमेंट जो है अभी आईबी सक्खर कर रही है। और फिर हमारे एंड पे जो इंटरव्यू का मेकैनिज़म है या जो हमने टीम्स बनाई हैं, जो वो पुलिस ऑफिसर जिनकी इंटेग्रिटी बहुत अच्छी है, हमने उनकी टीम बनाई है कि भाई रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में किसी किस्म की कोई हैंकी पैंकी ना हो। ये गवर्नमेंट की मेहरबानी कि उन्होंने हमें ये फ्री हैंड दिया, और आज जो बंदे रिक्रूट हो रहे हैं आप देख लें, जो भर्ती होकर आ रहे हैं, आप उनका इंटरव्यू करके देख लें कि कैसे किस बैकग्राउंड के हैं। आप उनसे पूछेंगे मतलब उन्होंने मेरिट बेस्ड उनकी सिलेक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो ये लड़के जो अपने मेरिट बेस पे होके आ रहे हैं वो यकीनन बेहतर पुलिस ऑफिसर्स होंगे और अच्छा काम करेंगे। इसकी एक और मिसाल दे दूं कि हम एडवर्टाइजमेंट अगर 3,000 की करते हैं और हमें अप्लाई करते हैं कोई 60,000 के करीब लोग, तो अल्टीमेटली जब रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो वो 3,000 पूरे नहीं होते। इसकी मैं मिसाल दूं कि हमने 3,000 ट्रैफिक कराची के लिए एडवर्टाइजमेंट की है। अल्टीमेटली जो बंदे फिट कैंडिडेट हमें मिले वो 1,600 मिले। 1,400 और वैकेंसीज बच गई बिकॉज ऑफ कि हमने वो जो अपना सिलेक्शन का मयार रखा है वो बेहतर रखा है। हम चाहते हैं कोई नहीं, हम मतलब सेकंड एडवर्टाइज़ कर देंगे, थर्ड एडवर्टाइजमेंट कर देंगे, लेकिन हम मयार को, अपने स्टैंडर्ड को लोअर ना करें। तो रिक्रूटमेंट के बाद हमने कोशिश की है कि इनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स पे, वहाँ पे क्योंकि इन्होंने ट्रेनिंग लेनी है, वहाँ से ही मतलब ये अच्छे और बेहतर ट्रेंड होके पुलिस ऑफिसर निकलेगा। हमने कोशिश की है कि बेहतर से बेहतर वहाँ पे उनके प्रिंसिपल्स को रखें। उनका बजट जब मैंने देखा तो मैं हैरान हो गया कि यार ये कैसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हमारे इस बजट पे चल रहे हैं। मैंने प्रपोज़ल बनाया, गवर्नमेंट को दिया, अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने उसको फ़ौरन अप्रूव किया। 4 गुना बजट अभी हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस का बढ़ गया है। और फिर सीएम साहब जब गए शहजादपुर में, वहाँ पे मैंने कहा कि जेब से खाना खाते हैं, बाकी प्रोविंसेस में इनको खाना जो है वो गवर्नमेंट देती है। तो उन्होंने फ़ौरन उसकी मंजूरी दे दी। फ़ौरन उन्होंने 36 करोड़ रुपए जो बनते थे 1 साल के, उन्होंने उसमें ट्रांसफ़र करा दिए। और अभी जो हमारे ट्रेनी हैं वो अपने जेब से खाना नहीं खाते, उनका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से वो खाना खाते हैं। हम चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ब्रांच, जिसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा हम पे क्रिटिसिज्म आता है और हर कोई बंदा कहता है कि भाई इन्वेस्टिगेशन को बेहतर होना चाहिए, हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये जितना इसमें हम रिसोर्सेज को डालें, हम जितने अच्छे मैन पावर को इन्वेस्टिगेशन की तरफ ले जाएं, तो उसमें हमारे प्रपोजल्स जो है ना कुछ गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिए और कुछ पाइपलाइन में है। जिसमें एक प्रपोज़ल जो पाइपलाइन में है, हम चाहते हैं कि
दुनिया में भी इसी तरह से है कि इन्वेस्टिगेटर्स को बेस्ट तनख्वाह मिलती है। सबसे ज़्यादा तनख्वाह अगर किसी पुलिस ऑफिसर को मिलती है तो वो इन्वेस्टिगेटर को मिलती है। तो अभी हमने उनको प्रपोज़ किया गवर्नमेंट को कि आप इन्वेस्टिगेटर को वन बेसिक इन्वेस्टिगेशन अलाउंस करके उनको आप सैलरी में एक्स्ट्रा दें कि लोग जो अच्छे हैं वो मोटिवेट होकर इन्वेस्टिगेशन साइड पे आएँ। कास्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो पहले कभी नहीं मिलती थी, चंद सालों से ये एक नया हेड क्रिएट हुआ, उसकी सही यूटिलाइजेशन इस वजह से नहीं हो रही थी कि उनके रेट्स बहुत कम थे। फिर प्रॉब्लम ये आया था कि भी आप खर्च करें फिर रीएम्बर्स होगा, तो वो जो खर्च हो जाएगा एक दफ़ा खर्च से जेब से किया या किसी से लेके किया तो रीएम्बर्समेंट का फिर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। तो हमने कास्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के रेट्स को रिवाइज़ कराया, गवर्नमेंट ने वो रिवाइज़ किए। अभी इतने कास्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के रेट्स हैं, मैं समझता हूँ कि एक पुलिस ऑफिसर अगर ईमानदारी के साथ करे तो वो पैसे जो है ना इतने हैं कि उससे वो इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। फिर हमने कहा कि भाई बजाय इसके कि रिइंबर्समेंट हो आप इसकी एडवांस करें, तो अभी आधे पैसे उस कास्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अगर आईओ चाहता है तो वो एडवांस भी दे सकता है, उसकी भी गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दी। तो हम कोऑर्डिनेशन करके गवर्नमेंट ने हमें इस तरह की मतलब हमारे प्रपोज़ल को किया है। अभी कच्चे के ऑपरेशन के सिलसिले में बहुत सारी बातें चल रही हैं कि भाई वेपन मिलेंगे नहीं मिलेंगे। 60% जो हमें वेपन जिनकी परमिशन की ज़रूरत नहीं है वो पैसे अभी रिलीज़ होने वाले हैं। हमने वेंडर से बात की हुई है और ये इंशाल्लाह हमें जल्द से जल्द मिल जाएंगे, जिससे इन डिस्ट्रिक्ट की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। 40% अभी ऐसे वेपन हैं जिनकी परमिशन की ज़रूरत है। वो नेचुरली सिंध गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में है। वो जो भी फ़ैसला होगा उस पर मतलब यकीनन बेहतर फ़ैसला होगा कि वो भी चाहते हैं, सिंध गवर्नमेंट भी चाहती है, फेडरल गवर्नमेंट भी चाहती है कि किसी तरह से मतलब ये जो कच्चे का थोड़ा सा प्रॉब्लम रह गया है इसको हम सॉर्ट आउट करें। बातें तो बहुत हैं, मैं करता जाऊंगा जितना मतलब अभी काम हो रहा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप का अगर कोई सवाल है तो उस कॉन्टेक्स्ट में मतलब ये एक मिनट एक बंदा सवाल करेगा, आप पहले मुझसे पूछेंगे, 1 मिनट पहले आप मुझसे पूछेंगे, फिर अपना नाम और इदारे का नाम बताएंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे। आप करें सवाल। मेरा नाम है 24 न्यूज़ का मैं आई जी साहब, आप ये फरमाइएगा कि गुज़श्ता 3 रोज़ से आपने कच्चे के इलाकों का दौरा किया है, कश्मीर, तनकोट, शिकारपुर और भुट्टी का आपने विजिट भी किया है, ब्रीफिंग भी की है। कितने तादाद में डाकू इस वक्त कच्चे के अंदर मौजूद हैं और पुलिस कार्रवाई के दौरान कितने डाकू मारे गए हैं, कितने गिरफ्तार हुए हैं और कितने मुग़वी अब मौजूद हैं, कितने मुग़वी बाजियाब हुए हैं? क्योंकि IG पंजाब ने खदशा जाहिर किया है कि कच्चे में डाकुओं के साथ दहशत गर्दों की मौजूदगी के हवाले से भी इतलात मौजूद है। देखिए आप सारे उस बेल्ट से आपका ताल्लुक़ है जिनको इस एरिया के बारे में पूरा इदराक है। ये नहीं है कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आप इस एरिया में आपने विज़िट किया होगा, आपको एरिया के इश्यूज़ का पता होगा। जब हम कच्चे की बात करते हैं तो वहाँ पे नेचुरली आइलैंड्स हैं जो रिवर डिफरेंट रिवरलेट्स की वजह से बन जाते हैं और पुलिस को सिर्फ एक डिसएडवांटेज है, वो है कि वो इनएक्सेसिबल है कि हम वहाँ पे अपने रिसोर्सेज को उन जगहों पे पहुँचाने में जब जाते हैं तो नेचुरली वहाँ से फायर आता है और फिर हम अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करते हैं। लेकिन ये ऐसे नहीं है कि बंदा कहे कि भाई उनके पास कोई ऐसे वेपन आ गए हैं और पुलिस उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। पुलिस ने पहले भी काम किया है। आप देखें, अभी मेरे पास डेटा नहीं है लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि लास्ट 3 महीनों में यहाँ पे सिर्फ लाड़काना रेंज में और या सखर रेंज में 30 के करीब डाकू और 4 डिस्ट्रिक्ट में, सिर्फ रेंज ना पूरी, 30 के करीब डाकू मारे गए। आप उससे पहले देखें जो यहाँ पे बड़े से बड़े डाकू थे वो मतलब पुलिस ने उनको एलिमिनेट किया, बहुत सारे पकड़े जा रहे हैं। और हमारा ये भी कॉन्टेक्स्ट है कि जो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन हो। तो जब ये एक्टिविटी चलेगी तो डाकू बेशक 5 दफ़ा कामयाब हो जाए, 6ठे दफ़ा वो गिर जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास दूसरा भी ऑप्शन है, ये आपने देखा होगा कि ज़्यादातर इस तरह का ऑप्शन चलता है कि पुलिस मैनेज करती है, क्योंकि उससे घबराती है कि भाई अगर हमने टेक ऑन किया तो वो रोड पे आ जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल हो जाएगी, पुलिस पे क्रिटिसिज्म शुरू हो जाएगी, SP घबरा के फिर हमारे साथ नेगोशिएट करेगा। एज एन ISP, एज एन DIG मैंने कभी भी इस तरह से कंप्रोमाइज़ नहीं किया।
डाकू है, वारदात करना चाहता है, चैलेंज करना चाहता है, तो पुलिस उसको फेस करे, बजाय ये कि उससे डर के हम कहेंगे यार मेहरबानी करो वारदात ना करो। इस तरह की हम एक्टिविटी नहीं करते। और आपने देखा कि और यही चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी है एज एन मीडिया। आप देखें वो अभी मगवी के रिश्तेदारों को क्या कहते हैं कि भाई पुलिस के ख़िलाफ़ एहतजाज करो, हम पैसे नहीं लेंगे, आपको छोड़ देंगे, आप एहतजाज करो, रोड पे आ जाओ। ये क्या इसका मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ़ चाहते हैं कि आवाम को बदजन करें पुलिस से, आवाम को ये दिखाएं कि पुलिस की कैपेसिटी नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस की कैपेसिटी है, पहले भी उन्होंने काम किया है और इंशाल्लाह करेंगे। मैं नेशनल एक्शन प्लान के जो 2013 में इम्प्लीमेंट हुआ उसकी एक क्लास का रेफरेंस भी दूंगा कि उसमें क्रिमिनल और टेररिस्ट की ग्लोरिफिकेशन के लिए कहा गया था कि वो ना हो। तो जब हम वो वेपन दिखा रहे हैं, बड़े वेपन दिखा रहे हैं, लाशोरी तरीके से हम आम बंदा भी उसको फॉरवर्ड कर देता है कि देखो यार ये देखो। हमने इस चीज़ को रोकना होगा। हम उनकी ग्लोरिफिकेशन को अगर रोकेंगे, नेचुरली वो चाहते हैं कि मतलब उनकी मतलब ग्लोरिफिकेशन हो, लेकिन हमने उनको रोकना होगा। मतलब हमें ग्लोरिफिकेशन उनकी करनी होगी जो आपके हीरोज़ हैं, जो दूसरे के जान और माल को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान जो है ना वो दे रहे हैं और शहीद हो रहे हैं। जी अर्ज ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಟಿ ನ್ಯೂಸ್ ಸರ್ ಕೆಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸರ್ हमारी खिदमत उनदे मतलब देख लिया जो कंप्यूटर मतलब ऑप्शन ना नियत लेकिन सवाल यो पैदा थे जो पुलिस जे हवाले सां त हिन वक्त 20 बिलियन खां वधीक कुछ सालन में सिंध हुकूमत के बजट भी जारी करे चुकी है। जा पुलिस अहलकार जवान जेके हम सो शहीद भी थी रहा हैं। हिन वक्त में 30,000 खां वधीक जेके हम सो एब्सकॉन्डर जवाबदार रुपोश आहिनि, गिरफ़्तार न थी सघिया आहिनि। 270 खां वधीक धाड़ेल ऐं मेन क्रिमिनल जंहिंते कोई 60 करोड़ खां वधीक या 58 करोड़ खां वधीक रक़म जेका आहे सो उहा बि रखियल आहे। सिंध हुकूमत अवां सां ताउन बि करे पई। आख़िर कहिड़ा सबब आहिनि जो सिंध में बदअमनी ख़तमु न थी थिए, धाड़ेल कत्ल ॾींहों ॾींहुं वधंदो पियो वञे। अवां जेकी ॻाल्हि कई त काफ़ी शइ उहा वॾे वज़ीर मुराद अली शाह ऐं सईद अली साहिब जन सां मिलंदी आहे त अॻु खां वधीक हालतूं बहितर आहिनि। लेकिन हिननि उत्तर सिंध वारे इलाइक़नि में हिन वक़्तु उहा सूरत न आहे मजमूई तौर ते। जेकॾहिं अवां हिन वक़्तु रेशो ॾिसंदव त अफ़गानिस्तान खां वधीक जेको क्राइम आहे उहो सिंध में बि थिए। आख़िर कहिड़ा वजह आहिनि इन जे पुठियां? आख़िर मेन केरु आहे? सिंध हुकूमत आहे, पुलिस जूं कमज़ोरियूं आहिनि? ताज़ो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ में जेकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ॾिनी वई आहे उन में जेकी अबू नमान सिंध जे हवाले सां ॿुधायो वियो आहे त पुलिस खे बि शामिलु कयो वियो आहे। अगवा बराए तवाम सां गॾोगॾु ॿियनि ॾोहनि जे आऊं तव्हांजे आख़िरी पॉइंट खां शुरू कंदुसि। मैं आपके सवाल के रेफरेंस से ना पहले मैं लास्ट जो आपने बात की उससे मैं शुरू करूँगा। देखें, जो पुलिस ऑफिसर इस तरह से मिक्स करते हैं हम कभी भी उसको स्पेयर नहीं करेंगे। हम उसके ख़िलाफ़ पहले भी हमने एक्शन लिया और ये हर मीटिंग में मैं अपने एसपी से पूछता हूँ कि कितने पुलिस ऑफिसर जिनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी एविडेंस आई कि वो मिक्सड अप है तो उनके ख़िलाफ़ आपने क्या एक्शन लिया। कल भी मेरी जो मीटिंग इनके साथ हुई या एक दिन पहले कश्मीर वालों के साथ हुई तो ये एक एजेंडा पॉइंट्स हैं। हम कभी भी ऐसे पुलिस ऑफिसर को स्पेयर नहीं करेंगे और यही वजह है कि बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ एक्शन भी हो रहा है। जहाँ तक आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, देखें मैं तो आपको जनरल फैक्ट्स पे भी डिस्कस करने के लिए तैयार हूँ, मैं फिगर्स पे भी करने के लिए तैयार हूँ। आप दुनिया के किसी भी बड़े शहर को कंपेयर करें क्राइम के रेफरेंस से। अभी कराची में मैंने कराची की मिसाल आपको दी, मैं इंटीरियर में भी आता हूँ लेकिन कराची की मैंने आपको मिसाल दी। आज अगर वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स को देखें तो 128 नंबर पे कराची है, जो पहले किसी टाइम पे कोई 10 साल पहले 6ठे नंबर पे था। और आप यहाँ रीजनल सिटीज़ को देख लें, ढाका है जिसमें न्यू दिल्ली है, काबिल है, तेहरान है, ये सारे वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स में कराची से बदतर है। मतलब मैं इसको कंपैरिजन में अगर आपको ले जाऊंगा तो फिर आप मतलब इस पर यकीनन कन्विंस हो जाएंगे। लेकिन मैं कभी भी नहीं चाहता, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार जिसके साथ कोई भी इंसिडेंट होता है, वारदात होती है, रॉबरी विथ मर्डर अगर किसी का हो जाता है तो मैं बैठ के फिगर्स दूँ, मैं बैठ के उसको जस्टिफाई करूँ। हमें जस्टिफाई नहीं करना है, हमें एफ़र्ट करनी है कि इसको कैसे बेहतर करें। तो इस सिलसिले में हमने बहुत सारे जो है ना पुलिस के रिफॉर्म्स में काम किया, जिसमें
मतलब उनकी जो लॉ है उस लॉ में जो हमारे कबाहतें हम फील करते हैं, जिसकी वजह से आम बंदा, पब्लिक का बंदा केस रजिस्टर करने से घबराता है, हमने कोशिश की है कि उसका प्रपोज़ल बना के गवर्नमेंट को दें कि वो लेजिस्लेशन हो जिस पे काम हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे पुलिस ऑफिसर्स सिलेक्टेड पुलिस ऑफिसर्स हों जो इन्वेस्टिगेशन के लिए पर्पज़ के लिए हों। ये ना हो कि आज वो इन्वेस्टिगेशन में बैठा हुआ है, कल वो ट्रैफिक में चला जाए, अगले दिन वो स्पेशल ब्रांच में चला जाए, उससे स्पेशलिटी डेवलप नहीं होती। तो उन पुलिस ऑफिसर्स को जिनमें कैपेसिटी है उनको हम इन्वेस्टिगेशन साइड पे रखें, और उसमें भी हम फंक्शनल बेसिस पे कि आज अगर कोई बंदा मर्डर के केसेस कर रहा है तो सिर्फ मर्डर के केसेस करे, बजाय ये कि वो एक टाइम पे डिफरेंट कैटेगरी ऑफ केसेस को एक टाइम पे कर रहा है और फिर उसको कास्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन मिले। एक हमारा प्रपोज़ल है जो इस बजट में इंशाल्लाह हो जाएगा, जिस पे काफ़ी सारा काम हो रहा है, कि हम चाहते हैं कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी केस में कन्विक्शन कराने में कामयाब हो जाता है तो उसको रिवार्ड मिले। और दुनिया में इस तरह हुआ है, और ख़ास तौर पे जो है ना, अभी मिसाल आप नार्कोटिक्स के केसेस में देख लें तो बड़े पैसे हैं, अगले बंदे को 8-8 10-10 वकील खड़ा कर देता है। तो अगर एक इन्वेस्टिगेटर अपना अच्छा केस बनाता है और उसको कन्विक्ट कराता है तो उसलिए उसका हक बनता है कि उसको हम रिवार्ड करें। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को भी एक्सेप्ट किया और इसमें एक अलहदा हेड ऑफ़ अकाउंट बन रहा है, उसके लिए अलहदा एक अलहदा बजट जो है ना अप्रोप्रिएट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो इसमें मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बेहतरी आ रही है और इंशाल्लाह मज़ीद आएगी। जी यासिर फारूकी, जियो न्यूज़ से। इत्तलात ये हैं जो 40% आपने असले की खरीदारी की इजाज़त चाहिए, एपेक्स कमेटी उसकी इजाज़त नहीं दे रही और पुलिस में एतमाद नहीं है, इस वजह से ये बताया जा रहा है। तो अगर वो असला नहीं मिलता है, नोगो एरिया जो कच्चे का है वहाँ पे पुलिस का एक्सेस कब तक मुमकिन होगा, कोई टाइम फ्रेम दे सकते हैं? असला नहीं मिलता है वो 40%, और अगर मिल जाता है तो क्या टाइम फ्रेम होगा? दूसरा मेरा सवाल यह है कि अभी आपने चंद दिन में 40-50 से ज़ायद हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर मौतर किए मंशियात और मावा गुलका, उसमें वो तो मोरे हैं, सबको पता है। इसमें आला पुलिस के अफसरान भी मुलव्वस हैं, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होने जा रही है? उनके नाम भी मंजर आम पर आएंगे जो मईशत को इतना बड़ा नुकसान पहुँचा रहे हैं? जहाँ तक आपका पहले सवाल का ताल्लुक है, मना की जो बात आप कर रहे हैं, देखें बात ये चल रही है कि पुलिस के पास जो वेपन्स हैं वो वेपन आया उनकी ट्रेनिंग है, आया उनकी स्टोरेज है। तो हम कहते हैं कि यस, हम ट्रेनिंग भी करना चाहते हैं, हम स्टोरेज भी बनाना चाहते हैं। इस पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट के साथ बातचीत हो रही है, एपेक्स कमेटी में इस तरह की बात हो रही है, और मुझे यकीन है कि पुलिस जब ये कैपेसिटी हो जाएगी तो उनको ये वेपन भी मिल जाएंगे। गवर्नमेंट का काम था कि इस पे फ़ंड एलोकेट करे, उसने कर दिया। हमने फेडरल गवर्नमेंट को लिख दिया, होम डिपार्टमेंट ने लिख दिया। अभी इस पे कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स होनी है। जो वेपन हमारे एंड पे नहीं है और जिनकी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, हम पहले उनको तो यूटिलाइज़ करें। तो हमारा फ़र्स्ट फेज़ ये है कि उसमें हो। और सेकेंडली, नेचुरली जब तक हमें ये कैपेसिटी हमारी नहीं होती तो मैंने ये प्रपोज़ किया है कि फिर रेंजर्स और आर्मी जिनके पास एक कैपेसिटी है तो वो हमारे साथ, मतलब उन एरियाज़ में जहाँ पे हम चाहते हैं कि उनकी सपोर्ट हो तो वो आ जाए। तो उसमें देखते हैं, मतलब ये कि क्या फ़ैसला होता है, और जो भी फ़ैसला होगा इंशाल्लाह बेहतर होगा। बाकी जो आपने बात की, वो मैंने जो अपने स्पीच में आपको बताया कि पुलिस ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ एक्शन हम ले रहे हैं जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में इस तरह का गलत काम करते हैं, तो वो आपने मेरे सवाल को इंडोर्स कर दिया। जी मोहम्मद साहब, दोस्तों दुनिया टीवी से हूँ, मेरा ताल्लुक है। सर, जैसे कि आपने बातें तो बताई, इसमें जो जंगल का एरिया है, खासतौर जो बच्चे का एरिया है, वो तो मखसूस एक एरिया है। जिस आईलैंड का आपने जिक्र किया कि वहाँ पे आईलैंड पे वो डाकू वहाँ पर मौजूद हैं, जब भी पुलिस जाती है तो वो फायर वहाँ से करते, तो पुलिस वहीं पर रुक जाती है। जैसा आपने अभी कहा कि आर्मी और रेंजर, तो इनके साथ अगर मिलके ये कार्रवाई जल्द जल्द की जाए। कि वो दूसरी बात ये कि सर, ये कि जंगल का एरिया जो है वो तो उसके चारों तरफ शहर के इलाके हैं, रोड और रास्ते हैं, तो आखिर क्या वजूहत है, कौन मुलविस है वो लोग पुलिस के एहलकार या अफसरान के इतना जदीद असला वहाँ कच्चे के आइले तक पहुँचता है? देखें, इस पर ना जो हम बात करते हैं, मीडिया हाईलाइट करता है चीज़ों को, लेकिन
इतने टाइम के साथ ये जो हनी ट्रैप और ये जो मुख्तलिफ वो इंसेंटिव दे के लोगों को ट्रैप करते हैं, वो बंदे कैसे पहुंच रहे हैं वहाँ पे, जब तक कि इतना लोगों को पता है, इतना मीडिया में चल रहा है, लेकिन शायद वो लोग मीडिया नहीं देखते, उनको आइडिया नहीं है, फिर भी वहाँ पे ये ट्रैप हो जाते हैं। आपको मैं फिगर्स दूँ, हमने कोई 1 जनवरी से लेके अब तक 170 ऐसे बंदे थे जो वो वहाँ पे जा रहे थे। हमने उनको बताया कि भाई आप किडनैप होने जा रहे हो, आप वापस जाओ। अदरवाइज़ अगर हम ये ना करते तो वो 170 मज़ीद जो है ना वो किडनैप हो जाते। तो पुलिस अपने एंड पे कोशिश कर रही है कि किसी तरह से ये जो इन्फॉर्मेशन है आम बंदे तक पहुँचे, पुलिस उनको रोके। हमने जो डिफेंसिव मैकेनिज़्म अभी बनाना शुरू किया है, जो पिकेट्स वहाँ पे लग रही हैं, वो उसी का कॉन्टेक्स्ट यही है कि हम अपना डिफेंस मजबूत करें, उसके बाद ही उसके साथ साथ जो है वो अपना ऑफेंस भी लॉन्च करें। पुलिस लड़ने के लिए तैयार है। अगर कोई हथियार लेके इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी करेगा तो हम क्राइम को मैनेज नहीं करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। हम क्राइम के अगेंस्ट फाइट करेंगे और उसमें आपकी साथ की ज़रूरत है। सर सलीम सर, तो ये अभी आपने खुद एक बात कही कि 170 लोगों को अगवा होने से बचाया गया, तो जो हाईकोर्ट में भी इस तरह की बात हुई थी तो जो क्रिमिनल्स हैं वो सोशल मीडिया के अकाउंट्स यूज़ कर रहे हैं, तो क्या इस हवाले से पीटीए से कोई रब्ता किया गया है कि वो जो अकाउंट्स है जहाँ से लोगों को झांसा देकर बुलाया जा रहा है या उनको ट्रैप किया जा रहा है तो उनको बंद करने की कोशिश की जा रही है? खुद ही कहा आपने कहा कि तशहीद कर रहे हैं असले की, उन अकाउंट्स को कैसे बंद किया जाएगा? देखिए, ज़्यादातर ना वो जो किडनैपी चाहता है उनका फ़ोन होता है, उसको यूज़ करते हैं कि भाई उनका फ़ोन यूज़ कर लिया, फिर उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप मेरे से अभी ना इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन कराएं तो बेहतर। इस पे काम हो रहा है काफ़ी। जी खालिद सर, खालिद बावड़ इब्रत इतफ़ाक़ मुझो सवाल है तो कोई कड़ा कारण कोई कड़ी वजह या रुकावटूं आहिनि जो कंदकोट, कश्मीर, शिकारपुर, भोटकी ज़िलनि में कबीलाई झेड़ा ऐं धाड़ राज अॼु ताईं ख़त्म न थी सघियो आहे। ख़ासि करे कबीलाई जेके झेड़ा आहिनि इन लॉ एंड ऑर्डर जी जेका आहे जड़ आहे, तो इस कारण कहिड़ा आहिनि, सबब कहिड़ा आहिनि, कहिड़ी रुकावट आहे? मैंने ना इसको काफ़ी दफ़ा इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है और मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ कि ये जो हम ट्राइबल डिस्प्यूट जिसको कहते हैं, ये ट्राइबल डिस्प्यूट नहीं होता। ये झगड़ा होता है एक ग्रुप के क्रिमिनल्स का दूसरे ग्रुप के क्रिमिनल्स के साथ। आम बंदा नहीं लड़ता। आम बंदा वो तो अपना रोज़गार के लिए जाता है, वो तो अपनी लाइफ को चाहता है कि इजी हो, उसमें कोई इस तरह का मसला ना हो। लेकिन क्रिमिनल अपनी स्पेस को पैदा करने के लिए इस तरह की चीज़ों को एफर्ट करते हैं कि किसी को एलिमिनेट कर दें और एक बेगुनाह बंदे को जिसका उसके साथ कोई वजह न वास्ता सिर्फ उस ट्राइब के साथ उसका ताल्लुक़ है तो उसको वो शहीद कर देते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ों को जब हम देखते हैं तो ये प्योरली क्रिमिनल वर्सेस क्रिमिनल है और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे पुलिस को बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करने की ज़रूरत है, जिस पे मैंने अपने ऑफिसर्स को मोटिवेट किया है कि आप ऐसे ट्राइबल डिस्प्यूट जिसमें लोगों की जान जा रही है, आप उनके क्रिमिनल्स को टारगेट करें, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लें, उनको पकड़ें, तो ये चीज़ें सबसाइड हो जाएंगी। तो हम अभी उनको टारगेट इंशाल्लाह करेंगे। इसमें ज़ाहिर है कि बहुत सारे एफ़र्ट की ज़रूरत है। जब आप चैलेंजेस को देखते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसमें आज अगर एक प्रायोरिटी डिफरेंट बनी हुई है तो हम हमारे रिसोर्स उधर चले जाते हैं, फिर ये प्रायोरिटी मतलब सेकेंडरी हो जाती है। तो कोशिश तो हमारी है कि हम अपने रिसोर्स को पूल अप करके जितनी भी इम्पोर्टेंट प्रायोरिटीज़ हैं, जिसमें ये इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी है कि हम उन क्रिमिनल्स के अगेंस्ट जाएँ जो ट्रैवल डिस्प्यूट्स का बायस बन रहे हैं। भाई साहब, जमील मुगल आज टीवी से मेरा ताल्लुक है। कमाल शाह ने एक बहुत बड़ा इसी तरह ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया था। गुलाम शबीर शेख जो इस वक्त एसपी थे, हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए, जदीद असला भी इस्तेमाल किया गया। उस वक्त डाकुओं के पास जदीद असला इतना नहीं था जितना पुलिस के पास था, लेकिन उस वक्त भी बड़ी एफर्ट की गई। जितने डाकू थे वो कच्चे का इलाका छोड़ के चले गए, जो उनकी कमी गाहें वो उन्होंने ख़त्म कर दी। इतना बड़ा जो है उनको पुलिस को डाकू नहीं मिले जितना ऑपरेशन बड़ा किया गया। ये डाकू कहाँ चले जाते हैं, किन पत्थरदारों के पास जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती?
मैं ये वजाहत कर दूं कि कोई भी आदमी हो, बड़ा हो या छोटा हो, अगर वो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि मेरे पे ना प्रेशर है, ना मेरे पुलिस पे कोई प्रेशर है कि भाई वो क्रिमिनल एक्टिविटी में बंदा है लेकिन उसका कोई स्टेटस है तो उसको वापस पेयर कर दें, कोई ऐसी बात नहीं है। पुलिस ज़ाहिर है कि ये एक ऐसा काम है जो पिछले 40 साल से यहाँ पे इस एरिया में हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मैंने बताया कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट अभी इस पर साफ़ हो गए हैं और अभी ये चंद डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें भी चंद पुलिस स्टेशन हैं जिसमें ये एक्टिविटी चल रही है। तो जो 20 साल पहले या 25 साल पहले आप बता रहे हैं कि भाई ये इस तरह की जदीद असला उनके पास नहीं था, उनके पास उस टाइम पे भी G3 थी, उस टाइम पे भी 12.7 थी, उस टाइम पे भी वो हमारी APC को टारगेट करते थे। हमने उस टाइम पे भी उनको मौसर जवाब दिया। अभी भी उनके पास चंद वेपन है, उससे कोई हम घबराते नहीं हैं। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह पुलिस इसमें कामयाब होगी, लेकिन ये कि ये सिर्फ विल होनी चाहिए और पुलिस के पास वेपन भी हैं। विल अगर होगी, कमांडर अगर उनको लेके लीड फ्रॉम फ्रंट करेगा तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे इसमें। आईजी साहब तकरीबन 4 साल या 5 साल पहले जवाब पड़ता है सीएम और जो है मोटरसाइकिल कंपनी मालिकान के दरमियान एक वायदा हुआ था कि भाई आज जो मोटरसाइकिल बनाएंगे उसमें जो 4-5 हज़ार रुपये का ट्रैकर लगता है वो आप लगाएंगे, इजाफी पैसे आप जो है उसमें चार्ज करेंगे। तो वो वायदा जो है क्यों रुक गया, उस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, या पुलिस जो है वो अपने तौर पे इसको ट्राई क्यों नहीं करती? अगर 10-15-20 ट्रैकर लेके मुख्तलिफ मोटरसाइकिल पर लगाए, सबसे बड़ी चोरी सिंध में यही है, लोगों की जान भी चली जाती है। SSP तनवीर ने नवाबशाह में ऐसा किया था, कई गैंग्स पकड़े गए थे। तो इस पर अगर आप गौर करें, उस जो है मायदे को देखें, इस पर इम्प्लीमेंट हो सके या इस तरह की कोई पॉलिसी लेकर आए ताकि सबसे बड़ा जो क्राइम है सिंध में इसको रोका जा सके। आप सही कह रहे हैं, ये काफ़ी इस पर मीटिंग्स में हो चुकी हैं, लेकिन आप देखें जो मोटरसाइकिल ख़रीदता है वो गरीब आदमी होता है और मतलब उस पर एक एक्स्ट्रा बर्डन कास्ट का कि वो ट्रैकर जब लगेगा तो एक्स्ट्रा बर्डन लगेगा, उसका एक्स्ट्रा कास्ट बन जाएगी। फिर ज़ाहिर है ट्रैकर ऐसी तो चीज़ नहीं है कि दफ़ा लगा दें उसकी फिर रिकरिंग कास्ट ना हो, फिर उसकी रिकरिंग कास्ट भी है कि हर महीने उसको फिर पैसे देने पड़ेंगे। तो एक आम बंदा गरीब आदमी, फिर गवर्नमेंट सोचती है कि यार ये हम कंपलसरी कर देंगे तो गरीब पे एक और मतलब ये टैक्स लग जाएगा। तो उस वजह से मैं समझता हूँ कि ये डिसीजन नहीं हो सका है। मैं इसको रिव्यू करूँगा कि मतलब इसमें क्या कवायद है। जी जी पुलिस अपने तौर पे तो कर सकती है ना? नहीं, ये इसमें लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। ये मतलब इसमें ज़ाहिर है कि एक लॉ बनेगा अगर किसी को कंपलसरी करना है, वरना तो हम ज़बरदस्ती किसी को तो नहीं करेंगे कि भाई ट्रैकर लगाओ। लेकिन अगर ये लेजिस्लेशन होगी कि भाई हर मोटरसाइकिल में ट्रैकर के बगैर कंपनी किसी को गाड़ी फ़रोख्त नहीं करेगी तो नेचुरली फिर उसको करना पड़ेगा। जी फारूक सुमरो टाइम न्यूज़ ना सर कच्चे वाला काफ़ी सवाल किया मैंने एक भी एक अंदाज़ी बख्तर बंद गाड़ी जो खरीद कई मां अग्नि में नुकसान थियो, ताज़ो भी कंकोड़ में नुकसान थियो, ये गैर नहरी जेके बख्तर बंद गाड़ी खरीद कई हुई उन जिम्मेवार के खिलाफ का कार्रवाई थी या कोई उनके खिलाफ जांच हलन रहा। सेकंड क्वेश्चन ये होंदो तो नॉन कस्टम पेड गार्डियन प्लस में जो गैर कानूनी आयल पियो चे ईरानी उन्हनि खिलाफ भी कार्रवाई की है कि नहीं उन्हनि के मोतिल कियो तो 19 अप्रैल ते उन्हनि के बहाल कियो वियो, वरी उन्हनि के साॻी तारीख़ ते मोतिल कियो वियो। चाहिए सिर्फ सिपाही इन्वॉल्व या हेड कांस्टेबल SI इन्वॉल्व, SSP लेवल जा DIG लेवल जा ऑफिसर इन्वॉल्व हैं, उनकी को वजाहत जो लेटर या का वजाहत को जारी न कियो वेंदो आहे। सिर्फ ये हेठें तबके जे ऑफिसरनि या एहलकारनि खिलाफ ही कार्रवाई छो थींदी आहे। ऐं थर्ड सवाल हिकिड़ो ॿियो बि आहे त पुलिस रूल मुताबिक़ जेका सिपाहियुनि जी या ऑफिसरनि एहलकारनि जी जेका रजिस्ट्री हूंदी आहे उहो रजिस्टर्ड ते थींदी आहे, पर हिकिड़ो ऐप हुयो आहे पॉइंट में जिनकी काफ़ी तादाद में जेके एहलकारनि जवान उनखे ख़बर ई न आहे, उनखे गिराफ़ो कयो वेंदो आहे, ऑफिसर जेके क्लार्कल स्टाफ आहे उनखे ब्लैकमेल कंदा आहिनि। इहो कीअं पियो थिए? सिंधी में जवाब दिया, उर्दू में दिया? उर्दू में क्योंकि अभी उर्दू में सारा चल रहा है। तो देखें, एक तरफ हम कहते हैं कि भाई सिंध पुलिस टेक्नोलॉजी की तरफ जाए और हम टेक्नोलॉजी और दुनिया ने टेररिज्म को अगर रोका है
दुनिया ने अगर क्राइम पे काबू पाया है तो वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए पाया है। और ये पॉइंट में क्या है, पॉइंट में एक टेक्नोलॉजी है जो आपने जाना है, अपना फ़ोटो है उसको आपने उस ऐप में डाउनलोड करना है और वो सर्वर में चला जाता है और आपकी अटेंडेंस लग जाती है। हमने उसको इतना आसान किया हुआ है कि भाई अगर कोई बंदा ये नहीं कर सकता तो उसका साथी का फ़ोन यूज़ कर ले, उसका एडमोरर का फ़ोन यूज़ कर ले। आपने ये सुना होगा कि ऐसे पुलिस ऑफिसर्स जो घोस्ट एम्प्लॉइज़ हैं वो नेचुरली इस पॉइंट में के आने के बाद उनके लिए मसला हो गया है कि वो अपनी गैरहाज़िरी को छुपा सकें। हमने इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए उस गैरहाज़िरी को जो अदरवाइज़ होती थी, लोग अपने घरों में बैठे होते थे और तनख्वाह ले रहे होते थे, उनको रोकने के लिए किया है। इसमें किसी किस्म का कोई ख़र्चा नहीं है। आज आप देखें हर बंदे के पास स्मार्टफ़ोन है। अगर नहीं भी है पुलिस ऑफिसर के पास स्मार्टफ़ोन तो उसके साथी के पास स्मार्टफ़ोन है। मतलब ये कोई इस तरह की यूजेज का कोई ऐसा इशू भी नहीं है, बिल्कुल आसान उसकी यूजेज है, इस पर किसी किस्म का कोई ख़र्चा नहीं है। लेकिन वो ज़रूर हर्ट हुए हैं लोग जो नौकरी नहीं करना चाहते थे और घर बैठे वो तनख्वाह लेना चाह रहे थे। ये प्रोपेगेंडा उनका, तो हमने उनको कहा है कि भाई कुछ नहीं होगा, आपने इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है। इसमें तो बेहतरी आई है। लोग जो काफ़ी टाइम से, मिसाल के तौर पे हमारा ये टेली कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है, इस वजह से 50 लोगों ने एप्लीकेशन दे दी कि भाई हम रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। वजह क्या थी, हमें पता था कि भाई ये लोग काम ही नहीं कर रहे थे, अपने घरों में बैठे हुए थे। तो हम चाहते हैं कि भाई ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके ज़रिए से हम अपने पुलिस ऑफिसर की अटेंडेंस को इंश्योर करें, तो ये एक अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय ये कि इस पर क्रिटिसिज्म करनी चाहिए। जहाँ तक वो आपने नोटिफिकेशन की बात की, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ, इसमें किसी किस्म का किसी का कोई मेलाफाइड नहीं है। ये पुलिस ऑफिसर्स वो जिनके लिए स्पेशल ब्रांच रिपोर्ट निकालती है और इसके लिए पुलिस इंक्वायरी करती है, कोई अच्छे रेपुटेशन वाला ऑफिसर, तो उनको कार्रवाई के तौर पे फिर हम सस्पेंड करते हैं और उनको हम वहाँ पे कराची में गार्डन हेडक्वार्टर में क्लोज़ करते हैं। तो जब मेरा विज़िट हुआ वहाँ पे कश्मीर में, तो उधर मुझे एसएसपी गोडकी ने ये प्रपोज़ किया कि सर आपने तो उनको क्लोज़ किया हुआ है, अब ये मुझे दे दें, मैं यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है तो उनसे काम लें। मतलब ये कि ये इस तरह के लोग हैं तो इनसे काम लिया जाए, बजाय ये कि वो बैठे हों। तो मैंने अपने डीआईजी एस्टैब्लिशमेंट को कहा कि ये ठीक है, कच्चे में जाएं, वहाँ पे काम करें, बजाय ये कि वो हेडक्वार्टर में बैठ के मौज मस्ती करें। लेकिन उसको मिसअंडरस्टैंड किया गया और डीआईजी और उसकी टीम ने यह समझा कि जब काम लेना होता है तो आप सस्पेंड ऑफिसर से नहीं ले सकते। तो उन्होंने उनको रीइंस्टेट करके उनको वहाँ पे कच्चे में राउंती में डिप्लॉय कर दिया। सिर्फ इनको हेडक्वार्टर चेंज उन्होंने किया, लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि उन्होंने कहा कि जब काम लेना है तो फिर ज़ाहिर है कि सस्पेंड ऑफिसर से आप काम नहीं ले सकते, उसको रीइंस्टेट करके ही काम। जब मैंने वो ऑर्डर देखा तो मैंने अपनी गलती का मतलब महसूस किया कि मेरे से गलती हो गई है। मैंने कहा नहीं, इससे इम्प्रेशन ये होगा जो आपने दिया कि शायद ये सस्पेंड हुए, किसी की सिफारिश पे फिर रीइंस्टेट हो गए। मैंने कहा कि नहीं, इनको वापस आप सस्पेंड करें, उधर ही रहें, अपनी इंक्वायरी को कंप्लीट करें, फिर बाद में देखा जाएगा। तो इसमें ये एक कन्फ्यूजन थी जो आपने, अच्छा हुआ कि आप मेरे से पूछ लिया और मैंने उसको क्लैरिफाई कर दिया। इसमें किसी किस्म का कोई मतलब हमें इस तरह का प्रेशर नहीं है कि ऐसे लोगों को हम रीइंस्टेट करना चाहते हैं। हाँ, इंक्वायरी में अगर कोई बंदा, 4 कमेटी बहुत अच्छे ऑफिसर्स की हमने इंक्वायरी कमेटी बनाई है, हर बंदा जो इस इल्ज़ाम में आता है उसका भी हक़ है कि उसको फेयर चांस मिले अपने डिफेंस का। अगर वो बेगुनाह है तो जिसने रिपोर्ट निकाली है, ये हमने तय किया हुआ है कि जो गलत रिपोर्ट निकालेगा उसको हम सज़ा देते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ डिसमिसल है कि जो भी बंदा रिपोर्ट निकाले स्पेशल ब्रांच का वो सही रिपोर्ट निकाले, किसी को टारगेट ना करे। तो उस पर हमने बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स जिसने गलत रिपोर्ट निकाली स्पेशल ब्रांच की, उनको हमने डिसमिस भी किया। तो हमने इनको भी कहा भाई अपनी इंक्वायरी को आप भुगतें, अगर आप गुनाहगार होंगे तो यू विल बी नो लॉन्गर विल बी पार्ट ऑफ अस इन पुलिस, लेकिन अगर आप बेगुनाह होंगे तो आपको यकीनन हम रीइंस्टेट भी करेंगे और उनकी पोस्टिंग भी वहाँ करेंगे जहाँ पे वो पहले थे। बेगुनाह लोग बंदे के साथ ज़्यादती करना ये मुनासिब नहीं है, और ख़ास तौर पे अगर कोई पुलिस ऑफिसर के साथ इस तरह हो तो मैं तो कभी नहीं चाहूँगा।
तो तीसरा आपका सवाल था कि बख्तरबंद गाड़ियों का, तो बख्तरबंद गाड़ियाँ आप थोड़ा इंस्पेक्ट कर लें। जब आप इंस्पेक्ट करेंगे ना तो आपको फेयर आइडिया होगा कि वो कितना हीट लेती हैं, बहुत ज़्यादा हीट लेती हैं। बहुत सारे उन पे आप देखेंगे कि उस पर फायर लगे होते हैं। वो थोड़ी सी हमारी स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम था, जिस तरह से हम मतलब इनको यूज़ करते थे। मैं समझता हूँ कि इस तरह बख्तरबंद का यूज़ नहीं करना चाहिए। जो अभी इस विज़िट में हमने बैठ के तय किया वो आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा आपको नहीं यहाँ पर बता सकता। थोड़ी हम अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करें। इसका पर्पस APC का डिफरेंट है, परफेक्ट APCs हैं। अभी जिस तरह का हमें मॉडल मिला है ना, ये APCs बहुत काम किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। आखिरी सवाल लेडीज। सर सहरिश कोकर फ्रॉम ARY न्यूज़। सिंध पुलिस के पास रसाई की कमी है, इसके बावजूद भी पुलिस जो है वो बेहतर ढंग से अपना काम सर अंजाम दे रही है। जहां हम किडनैप्स को रिपोर्ट करते हैं वहीं हम बाजियाब होने वाले लोगों को भी रिपोर्ट करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। अब इस वक्त जो है सिंध में अमन अमान की सूरत हाल निहायत खराब नजर आ रही है। अवाम जो है वो पुलिस की तरफ देख रही है अमन अमान के लिए। आइंदा की हिकमत अमली सिंध पुलिस की जो है वो क्या होगी, इस हवाले से सबको बता दीजिए। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और ऐड करूँगी कि ये जो किडनैपिंग्स होती हैं इसमें बैरून ममालिक की सिम कार्ड इस्तेमाल होते हैं, इस पर भी थोड़ा सा बताइएगा कि इसके लिए क्या काम किया जाता है। देखिए मैं बल्कि लाला भाई को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ी रिसर्च करें, और ये रिसर्च इसलिए ज़रूरी है कि लोग आपको सुनते हैं। हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है एज एन IG, एज एन पर्सन, लेकिन क्योंकि मैंने इस एरिया में एज एन SP काम किया है, मैंने इस एरिया में एज एन DIG काम किया है, मुझे उस टाइम का भी आइडिया है। और अभी आस्ता आस्ता करके जो आइडिया हो रहा है, ज़ाहिर है जब आप की पॉपुलेशन बढ़ेगी, जब आपके मतलब इस तरह से जिस तरह दुनिया में महंगाई आई हुई है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, तो क्राइम नेचुरली मतलब उसका एक हिस्सा है सोसाइटी का। आप इसकी सर्वे कर लें कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या हम वाकई क्राइम के रेफरेंस से पीछे जा रहे हैं। जो दुनिया के वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स हैं वो तो हमें बेहतर शो कर रहे हैं, जो हमारे अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो बेहतर शो कर रहे हैं। हमें इश्यूज़ क्या है, हम जब बेहतरी की तरफ जाते हैं ना, तो ये मेरी बात थोड़ी सी गौर से सुन लें। मैं एडिशनल IG कराची था, मैंने अपने ऑफिसर्स को कहा कि ख़बरदार फ्री रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। जो बंदा आता है केस रजिस्टर्ड कराना चाहता है, आपने उसको मना नहीं करना, और उसको ये नहीं कहना है कि भाई 2 घंटे के बाद आ जाओ, 4 घंटे के बाद आ जाओ, आप केस रजिस्टर्ड करो। और मुझे पता था कि इससे क्या होगा कि क्राइम का जो फिगर है वो बढ़ जाएगा। और मुझे ये भी अंदाज़ा था कि हम जब बात करते हैं मीडिया के लोग, तो वो इन फिगर्स पे बात करते हैं कि भाई पिछले साल इतना क्राइम था, इस साल इतना क्राइम है। अभी मैं एज एन पुलिस ऑफिसर अगर इस जो ये कंपैरिजन है इस पे पढ़ के मैं ये शो कर दूं कि भाई पिछले साल तो कराची का क्राइम 60,000 था, इस दफ़ा 55,000 हो गया, मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया। और हालांकि ऑन ग्राउंड क्राइम ज़्यादा हो और फ्री रजिस्ट्रेशन ना हो, तो मैंने सोसाइटी के साथ ज़्यादती की। उसकी वजह ये है कि अगर आप फ्री रजिस्ट्रेशन करते हैं, एक बंदा आता है जिसके साथ ये तकलीफ़, ये प्रॉब्लम हुआ, पुलिस ने उसको बिठा के फ़ौरन केस रजिस्टर्ड कर दिया। उससे अच्छा काम किया कि उनके मुलजमान को पकड़ लिया, उससे अच्छा काम किया कि उनकी केस प्रॉपर्टी को रिकवर कर दिया, तो बंदा मुतमईन हो जाएगा। अगर हम केस रजिस्टर्ड नहीं करते और आज उसको फारिग कर दिया, शाम आ गया तो उसको कह दिया, बंदे ने कहा कि यार नहीं करते, छोड़ो, वो गैंग जो वारदातें कर रहा है पकड़ा गया, एक दिन तो पकड़ा जाता है ना, वो गैंग पकड़ा गया। हमने देखा कि भाई ये है, बता तो 20 वारदातें रहे, लेकिन कहीं पे कोई केस रजिस्टर्ड नहीं है। फिर क्या करते हैं, हम झूठे सच्चे केस करके उनको आगे कर देते हैं। जब सच्चा केस साबित करने के लिए बड़ी मुश्किल होती है उनको कन्विक्शन कराना, तो झूठे केस में कैसे उस जो है कन्विक्ट होगा। तो नेचुरली ये फिर बाहर आते हैं और फिर दोबारा वारदातें करते हैं। तो हमने कहा कि भाई आप फ्री रजिस्ट्रेशन करें और ये क्रिटिसिज्म को हम देख लेंगे। उससे ये हुआ कि 60,000 पिछले साल का क्राइम था, कराची का क्राइम बढ़ के 83,000 हो गया।
यकीन करें मीडिया ने इतना उस पर क्रिटिसाइज़ किया। अब ये अच्छी चीज़ थी या बुरी चीज़ थी कि आपने फ्री रजिस्ट्रेशन की, आपने कहा कि भाई आज अगर वो गैंग पकड़ा जाता है, सच्चे केस टाइम पे रजिस्टर्ड है, स्टडी कराई, 70% केसेस इस वजह से छूट रहे हैं कि FIR टाइम पे नहीं हो रहे। वो जो वक्त क्राइम का वो भी FIR में होता है, और वक्त रजिस्ट्रेशन जब FIR होती है तो वो भी होता है। जब उसमें गैप आता है तो जज बेनिफिट ऑफ डाउट अक्यूज को दे देता है, जो हमारे लॉ में 70% केस इस वजह से छूट रहे हैं कि वो FIR डिले रजिस्टर्ड हो रही थी। तो जो इसको रोकने के लिए जब हमने ये अच्छा काम किया तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म पे हुई कि भाई पिछले साल से इस साल इतना क्राइम। तो मैं मीडिया को ये कहता था कि यार देखो, जो अच्छा काम है ना उसको आप अच्छाई के कॉन्टेक्स्ट में लें। अगर आप फिगर्स पे हमें डालेंगे तो फिर हम मजबूर होके वही काम करेंगे जो पहले हो रहा था। बहरहाल वो ये कि ये ऐसी चीज़ है जो कुछ चंद दोस्त हैं वो इसको अंडरस्टैंड करते हैं, चंद दोस्त नहीं समझते, वो हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि पुलिस को साफ सुथरा काम करना चाहिए। ये तकलीफ़ें होती हैं, उसमें अपने तरफ से इंसान अगर नेक नियति के साथ नाक की सीध में जाए और आम जो विक्टिम है उसको फैसिलिटेट करे तो उससे पुलिस की निगरानी भी होगी और इंशाल्लाह उसमें क्राइम में कमी भी आएगी। भाई साहब, आखिर में प्रोफेसर सावंत, अजमल सावंत के हवाले से आज आप उनकी फैमिली से मिलने भी गए, ताज़ियत भी की, थोड़ा ब्रीफली बता दें उसकी इसके हवाले से क्या हुआ था बस कुछ समय। अजमल सावंत हमारे पढ़े लिखे यहाँ पे नौजवान थे। उनका ये इस तरह से शहीद होना मैं समझता हूँ कि सोसाइटी का बड़ा नुकसान है। मैं ताज़ियत करने गया, उनको अश्योरेंस देने गया फैमिली को कि पुलिस अपने तरफ से बेस्ट पॉसिबल एफ़र्ट करेगी, और मैं उनको अश्योरेंस के साथ ये सुन के मुझे खुशी हुई कि फैमिली ने कहा कि हम नहीं अंडरस्टैंड करते कि ये ट्राइबल क्लैश क्या होता है, हमारा नुकसान जो होना था वो हो गया। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि जिस तरह से पहले सावंत सब्ज़ोई का ये मसला चला था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, हम नहीं चाहते कि ये कंटिन्यू हो। हम कानून का रास्ता लेना चाहते हैं और कानून में पुलिस को इन मुलज़मान को पकड़ने की मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैंने उनको अश्योरेंस दी कि हम नीयत में और मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह हम पूरी अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि उनके मुलज़मान को पकड़ें, अच्छा केस बनाएं, हम मिलके फैमिली के साथ मिलके उन कातिलों को सज़ा दिलवाएं।